वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। पहले आपने मेरी कुछ क्लासें अटेंड की हैं और आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारा क्या टॉपिक चल रहा है। 10th का एग्ज़ाम है आपका, 10th बोर्ड होता है सीबीएसई का, और इसमें मेन चीज़ ये है कि हमें सब चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़नी है, समझना है। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारे पास साइंस जो है, इसमें फुल मार्क्स आते हैं अगर आपने बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया। मेन चीज ये है कि हमें जो बेसिक कंसेप्ट है उन्हें समझना है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और वो तुम एवरीडे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो। जो हमने लिखा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक है, चैप्टर जो है हमारा 1, उस पर लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हमें ऑलरेडी पता है स्टूडेंट कि केमिस्ट्री के अंदर, हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर एक केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल चेंजेस हो रही हैं। एक सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। देखो कि आप एवरीडे लाइफ में क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप जो फूड खा रहे हो, खाना खा रहे हो, उसकी डाइजेशन हो जाती है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्या कहाँ जाता है ये खाना। डाइजेशन का मतलब क्या है कि जब मैं कहा कि फूड की डाइजेशन हो गई है, तो डाइजेशन का मतलब क्या है कि तुमने जो खाना खाया स्टूडेंट, वो मेटाबॉलिज्म तुमने स्टडी की थी, अंदर केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं। तो क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर क्या चले जाता है, तुम्हें पता है कि जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन क्या हो रही है स्टूडेंट। जो रिएक्शन आप देख रहे हो उसमें क्या हो रहा है, तो आपके बॉडी के अंदर जो खाना है वो एक तरीके से क्या है, ग्लूकोज। आपने ग्लूकोज का पता है आपको, ग्लूकोज क्या होता है। अब ये एक्वस मैंने लिख रही है कि क्योंकि ये पानी के अंदर घुल गया आपके बॉडी के अंदर जाके। और ऑक्सीजन गैस आप जब रेस्पायरेशन आप कर रहे हो, तो ये क्या बना देता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है वाटर, और एनर्जी निकलती है, एनर्जी जिससे हम काम करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये केमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल चेंज है। ग्लूकोज का फार्मूला हम देखेंगे केमिस्ट्री में, C6H12O6 लिखा गया है। तो ये ग्लूकोज है और ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनर्जी मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। ये केमिकल प्रोसेसेस हैं जो हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं स्टूडेंट्स। और आपने देखा रस्टिंग ऑफ आयरन, आपको पता है कि क्या होता है, आयरन की रस्टिंग हो जाती है। आयरन को अगर मैं रखूंगा तो स्टूडेंट्स आयरन की रस्टिंग हो जाती है, तो आयरन रिएक्ट कर जाता है। क्या होता है एयर में, क्या क्या होता है एयर में, देखो ऑक्सीजन गैस होती है, वाटर होता है, ये सब चीजें एयर में प्रेजेंट हैं। और ये एक ऑक्साइड बना देता है आयरन का। क्या बनाता है, आयरन का ऑक्साइड। तो यहाँ पर इसे रस्ट कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ये सब केमिकल चेंजेस है स्टूडेंट जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारी एवरीडे लाइफ में। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। तो एक सब्सटेंस जो होता है वो दूसरे सब्सटेंस में बदल जाता है, बदल जाता है। ये आयरन था, ये आयरन का ऑक्साइड बन गया। ये ग्लूकोज था, देखो ये टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये कौन से एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये मैं सारी एग्जांपल दे रहा हूँ केमिकल रिएक्शंस की। स्टूडेंट हमारे चारों तरफ बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि कोई केमिकल चेंज हो रही है। केमिकल चेंज का मतलब ये है कि कोई नए सब्सटेंस बन रहे हैं स्टूडेंट्स, नए नए सब्सटेंस बन रहे हैं। तो देखो कि हमने क्या डेफिनेशन बताई केमिकल रिएक्शन की, आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। जो भी आपको नोट्स मिल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए सीधे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। तो आप अपने नोट्स अपने हाथ से बनाइए, कलर्ड पेन्स का इस्तेमाल कीजिए। हम ये कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, दी सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। स्टूडेंट्स आपका देखा है कि आपका जो दूध है उससे आप दही जमा लेते हो, दही जमा लेते हो। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, मिल्क के अंदर कौन सा एसिड होता है, मिल्क के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, कि नया कंपाउंड बन जाता है जब मिल्क से कर्ड बनती है। तो ये केमिकल चेंजेस हैं। ये मैंने बताया कि डाइजेशन ऑफ फूड हो गया। देखो ये डाइजेशन ऑफ फूड में क्या हुआ स्टूडेंट, ये ग्लूकोज था। तो ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में, जो खाना हम खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। स्टार्च वगैरह भी खाते हो आप तो अंदर जाके टूट जाते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जो होता है फिर स्टूडेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज कहाँ, ऑक्सीजन कहाँ से आई जो तुम हेल कर रहे हो स्टूडेंट, रेस्पायरेशन प्रोसेस कर रहे हो। यही एक तरीके से रेस्पायरेशन प्रोसेस है। तो रेस्पायरेशन का भी हमने यहाँ पे जिक्र किया। देखो
रेस्पिरेशन हम करते हैं, अभी बैठे बैठे भी आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं एयर, एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है। तो ये सब केमिकल चेंजेस हैं। तो हमने कहा इन केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हिच इज कंप्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। सो इन केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी बात बताई गई स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई तुम्हें? अगर कोई डाउट होगा तो तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइव इंटरेक्शंस होती हैं हमारे पास, जितनी भी इंटरेक्शन हो रही है स्टूडेंट ये लाइव होती हैं। यहाँ पर हम आप और मैं इंटरेक्ट करते हैं, कोई भी आपको लगता क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो ये मैं कह रहा हूं कि केमिकल जो रिएक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस होता है तो इनटू अनदर, यहाँ पे देखिए इनटू अनदर, ये एक नया सब्सटेंस बन जाते हैं, नए सब्सटेंस बन जाते हैं जब कोई भी रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स। इसी को केमिकल चेंज कहते हैं, इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि नया सब्सटेंस बन जाता है, ये कंप्लीटली डिफरेंट है प्रॉपर्टीज में। केमिस्ट्री में क्या स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट? हमने बताया था 9th में मैटर होता है सर, मैटर एक कोई भी चीज है वो मैटर है सर, उसका मास है, उसका वॉल्यूम है, इसको हम मैटर कहते हैं। फिर उसके बाद तुमने कह दिया कि जो भी मैटर होता है उसकी कोई प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि मैटर जो था वो रिएक्ट कर गया है और कोई नई प्रॉपर्टीज बन गई हैं, देखो। तो इसलिए इसे केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि मिल्क को हमने रूम टेम्परेचर पे रखा समर में तो वो देखो फट जाता है। आयरन की जो नेल्स होते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखे हो तो रस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। ग्रेप्स जो होते हैं फर्मेंट हो जाते हैं, फर्मेंटेशन हो जाती है ग्रेप्स की। और जो फूड होता है उसको आप कुक कर लेते हो, बना लेते हो। तो इस तरह फूड डाइजेस्ट होता है, रेस्पिरेशन होती है। ये सारी की सारी प्रोसेसेस स्टूडेंट्स हमने कौन सी बताई? केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस। तो हमारे अराउंड केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और आपने ये भी पढ़ा है कि एक फिजिकल चेंज भी होती है स्टूडेंट। क्या होती है? फिजिकल चेंज भी होती है। दो टाइप की चेंजेस आपने देखी, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। स्टूडेंट्स दो टाइप की चेंजेस हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं, केमिकल चेंज भी देखते हैं और फिजिकल चेंज भी देखते हैं। तो फिजिकल चेंज में क्या हम एक्सपीरियंस करते हैं स्टूडेंट कि सब्सटेंस होता है वो नए सब्सटेंस नहीं बनते, न्यू सब्सटेंसेस आर नॉट फॉर्म। तो आपकी जो सब्सटेंस की आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस जो होती है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी ऑफ जो सब्सटेंस होती है वो सेम रहती है, वो सेम रहती है। कोई चेंज, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, नया कंपाउंड नहीं बनता जब फिजिकल चेंज होती है। जैसे आपने कहा सर मेरे पास आइस है, तो आइस एक सॉलिड फॉर्म है किसकी? वाटर की। और आइस को आपने हीट कर दिया तो यह बन गया वाटर, वाटर लिक्विड है। इसमें भी H2O है, इसमें भी H2O है। इसको आपने और हीट कर दिया तो ये क्या बन गया? स्टीम बन गई स्टूडेंट, स्टीम बन गई। ये भी वाटर है लेकिन ये गैस की फॉर्म में है, ये वाटर जो है ये सॉलिड की फॉर्म में है। तो यहां पर फिजिकल चेंज हुई है स्टूडेंट, फिजिकल चेंज हुई है। तीनों में नया सब्सटेंस नहीं बना है। क्या पानी की जब तुमने स्टीम बना दी, क्या पानी की जब भाप बन गई, क्या वो कोई H2O को चेंज आई? नहीं, अभी भी वो वाटर है। आप इसको कूल कर सकते हैं, देखो इसको ठंडा कर दीजिए, इसकी कंडेंसेशन कहते हैं, इसको कंडेंसेशन कर दीजिए स्टूडेंट, इसको ठंडा कर दीजिए तो क्या होगा? ये फिर लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को आप कूल करते हैं फ्रीजर के अंदर, आपकी रेफ्रिजरेटर में पानी को डालते हैं, इसे ठंडा करते हैं स्टूडेंट, इसे कूल करते हैं तो आपका आइस बन जाता है। तो यहाँ पर हमने कौन सी चेंज की है स्टूडेंट? ये फिजिकल चेंज दिखाई है मैंने, ये फिजिकल चेंज है स्टूडेंट्स। ये क्या है? फिजिकल चेंज है। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मैं चले गया हूं, जबकि यहां पर अगर मैं कहूं कि लो ये कार्बन, और इसको तुमने जला दिया, कार्बन को जला दिया स्टूडेंट, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं इसको, कंबस्शन। जो फ्यूल्स, जितने भी फ्यूल्स आप अपने यूज करते हो घरों में भी कहीं भी, वो फ्यूल्स होते हैं स्टूडेंट। ये फ्यूल होता है, ये फ्यूल होता है। इससे क्या मिलती है? हीट एनर्जी मिलती है, बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है ऐसी रिएक्शन में, एनर्जी भी हमें मिलती है, बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है। ये केमिकल चेंज होती है। इसमें नया सब्सटेंस बन गया स्टूडेंट्स। यहाँ कार्बन था, कार्बन तो सॉलिड है सर, कोला जैसे कहते हैं, कोला, इसको तुमने जला दिया ही तो कोई गैस बन गई, गैस बन के ऊपर जा रही है। तो देखो इन नए सब्सटेंस बन गए हैं, नई चीजें बन गई हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। इसी को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, इसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं, इसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं स्टूडेंट। तो हमें पता लगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हमारे अराउंड।
केमिस्ट्री में। और देखो हमने एक एक्टिविटी की आपकी बुक में एनसीईआरटी में देखोगे, वो कह रहा है एक्टिविटी की। कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं स्टूडेंट? यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी की है स्टूडेंट, एक्टिविटी हमने एक मैग्नीशियम का वो लिया है, ये एक मैग्नीशियम का वो है एमजी। एमजी तुम्हें पता है मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की एक थिन प्लेट ली है हमने, थिन सी एक शीट ले ली मैग्नीशियम की। स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप कहते हैं, बहुत थिन सी एक स्ट्रिप ले ली मैंने मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का कलर कैसा होगा? बहुत ही मतलब शाइनिंग कलर है, ये मेटल है, एक तरीके से मेटल है, बहुत अच्छा इसका कलर है, मतलब सिल्वर कलर है। इसको आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ये मैग्नीशियम एक रिबन, इसे मैग्नीशियम रिबन कहा गया, बहुत पतली सी एक लेयर है मैग्नीशियम की, इसको मैंने जला दिया स्टूडेंट्स। ये मेरा बर्नर है, बर्नर से इसको जला दिया। तो होगा क्या स्टूडेंट्स? थोड़े समय में आप देखोगे कि ये डैजलिंग फ्लेम से बर्न करता है। जो मैग्नीशियम है आपका, ये इट बर्न्स स्टूडेंट्स विद अ डैजलिंग फ्लेम, एक बहुत शानदार कलर से ये बर्न करता है। और हमें मिलती है हीट और लाइट, यहाँ पर दिखेगी ऐसे चमकेगा, वो बहुत अच्छा सा फ्लेम हमें मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमने मैग्नीशियम को लिया और इसको हीट कर दिया, और ऑक्सीजन होती है एयर में, ऑक्सीजन होती है एयर में, ये रिएक्ट कर गया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ये मेरा सॉलिड था स्टूडेंट, ऑक्सीजन मेरी गैस थी स्टूडेंट्स, और एक नया कंपाउंड बन गया, नया कंपाउंड बन गया। देखो यहाँ पर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको मैं दो है, तो ये देखो, तो यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम को हीट कर दिया और यहाँ पे मैंने एक वाच ग्लास रखा था, इसके ऊपर एक पाउडर गिरा, पाउडर बना, ये कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो नया कंपाउंड बन गया, एक तरीके से केमिकल चेंज है, आप देख रहे हो केमिकल चेंज है, इसमें मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया और एक फ्लेम हमें मिला, डैजलिंग फ्लेम, और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, जो यहाँ पे हमने दिखाया। ये एक्टिविटी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने जितने भी एग्जांपल दिए स्टूडेंट, वो सारे ही एग्जांपल केमिकल रिएक्शंस के हैं। नंबर 1 हमें पता लगा कि व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंजेस जो होती हैं उनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं प्रोड्यूस होता स्टूडेंट्स, सिर्फ उनकी फिजिकल स्टेट में चेंज आई है। आप देख रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, इस तरह से हुई है। जैसे आपने 9th में सब्लिमेशन प्रोसेस भी पढ़ी थी कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है स्टूडेंट्स, ये सबलाइम, इसकी सब्लिमेशन हो जाती है, आपने देखा था 9th क्लास में। तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है सीधा, इसके गैस बन जाती है स्टूडेंट, ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर इसमें क्या हुआ है? ये भी अमोनियम क्लोराइड, ये भी अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें क्या हुआ है? सिर्फ ये सॉलिड से गैस बन गया और फिर गैस से फिर सॉलिड बन जाता है ये। तो ये फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज है यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं। तो फिजिकल चेंजेस में देखा ये वापस आ जाता है, इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल होती है। फिजिकल चेंज क्या होती है स्टूडेंट? रिवर्सिबल होती है, ये वापस आ जाता है। मैंने गैस बनाई, गैस से फिर सॉलिड बन गया, ये फिजिकल चेंज है स्टूडेंट्स। और केमिकल चेंज जो होती है स्टूडेंट, ये एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बन गई तो इससे दोबारा कार्बन बनने वाला नहीं है स्टूडेंट्स, ये इरिवर्सिबल है। ये केमिकल चेंज है स्टूडेंट, ये केमिकल चेंज है, ये इरिवर्सिबल है। तो हमें पता लगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में। देखो मैंने एक कैंडल ली है और यहाँ पे कैंडल को आपने बर्न कर दिया स्टूडेंट, तो आपको पता ही है जब कैंडल बर्न होती है तो क्या मिलता है आपको? बहुत शानदार फ्लेम मिलता है, ऐसे ऐसे लाइट मिलती है, ये इसमें लाइट मिलती है स्टूडेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी और इसमें वाटर भी बनेगा, वाटर भी बनेगा यहाँ पर। और उसके बाद में इसमें हमें लाइट मिलती है, लाइट जो लाइट आप कैंडल क्यों जलाते हो स्टूडेंट? ये मेरी कैंडल है। तो कैंडल किस चीज की बनी होती है स्टूडेंट? ये वैक्स होता है। वैक्स क्या होता है? ये हाइड्रोकार्बन होता है, सॉलिड फॉर्म में हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये बर्न कर रहा है, ये फ्यूल है, ये फ्यूल है, ये बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मुझे हीट देता है, मुझे हीट देता है, लाइट देता है, लाइट देता है। तो इसी ये केमिकल चेंज हुई है, केमिकल चेंज हुई है स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज हुई है। आपने एक चीज और देखी होगी कि इसके केमिकल चेंज के बाद कि उसके नीचे एक कुछ बच जाता है,
बच जाता है। वो क्या होता है कि जो सॉलिड कुछ ऐसा होता है सब्सटेंस, इसमें ऐसा कोई सब्सटेंस होता है जो मेल्ट हो जाता है हीट करने के बाद, और जब ये बुझ जाती है कैंडल तो वो नीचे मोम सी बच जाती है स्टूडेंट। तो वो फिर हम फिजिकल चेंज हो गई, वो फिजिकल चेंज हुई क्योंकि वो सॉलिड गर्मी से वो मेल्ट हो गया था, हीट से मेल्ट हो गया था। जब टेम्परेचर कम हो गया तो वो दोबारा से सॉलिड आ गया। तो ऐसे केस में हम कह रहे हैं दो चीजें हमें दिखाई दी, केमिकल चेंज भी मिली और फिजिकल चेंज भी मिली। फिजिकल चेंज भी हमें दिखाई दी एंड में। जितने भी आप जलाते हो मोम के दिए, उनमें बाद में रेजिड्यू बच जाती है स्टूडेंट्स। तो वो क्या चीज था, वो सब्सटेंस था जो गर्म होकर मेल्ट हो गया था और फिर दोबारा से कूल होने के बाद आ गया वापस। तो यहाँ पर देखो हमें पता लगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होती है, फिजिकल चेंज क्या होती है स्टूडेंट। यहाँ तक हमें समझ में आई। कोई डाउट है तुम्हें यहां तक तो पूछो क्वेश्चन सीधा। एनी डाउट? नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूं। बहुत मजा आने वाला है, हर क्लास में मजा ही मजा, मतलब पूरी स्टोरी है केमिस्ट्री की। मतलब समझना है, रट्टेबाजी कुछ नहीं है। हमें समझ आएगा, बहुत मजा आएगा और नोट्स भी मिल जाएंगे। देखो अब कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गई। आप कह रहे हो जी सर केमिकल रिएक्शन हो गई, तो आपको कैसे ऑब्जर्व करोगे? कोई रिएक्शन हुई है तो कुछ तो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए हमारी। कैसे हमें पता लगेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे केमिकल रिएक्शन के? पार्ट 2 में आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखो कि चेंज इन स्टेट हो जाती है, चेंज इन कलर हो जाता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। हम ये कह रहे हैं जब कोई भी रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, जब कोई भी रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, तो ये सब चीजें हो सकती हैं भाई। उसमें क्या क्या हो सकता है कोई रिएक्शन में? देखो कोई स्टेट चेंज हो गई, स्टेट चेंज होने का मतलब क्या हो गया कि स्टेट चेंज हो गई। देखो कोई सॉलिड था जैसे, तो सॉलिड से वो चेंज हो गया। स्टेट कितनी हमने बताई आपको, सॉलिड से लिक्विड या कोई गैस, ये तीन ही तो स्टेट हम स्टडी करते हैं सर एवरीडे लाइफ में, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टूडेंट्स। तो कोई रिएक्शन हो रही है तो देखो आपने जिंक में H2SO4 में जिंक डाल दिया तो आपको क्या हुआ? देखा जिंक तो खत्म हो गया, गैस निकली, कोई गैस निकली। तो आपको गैस निकलती हुई दिखाई देगी। अभी हम बताने वाले हैं कौन सा, कहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो जाती है, मतलब सॉलिड से सॉलिड भी बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कोई स्टेट आपको नहीं मिल जाती है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। चेंज इन स्टेट हो जाती है, चेंज इन कलर हो जाता है स्टूडेंट, चेंज इन कलर हो जाता है। देखो यहाँ पर मैंने दो बीकर दिखाए हैं स्टूडेंट्स। इसका कलर सेम है क्या बताइए? ये कौन सा कलर लग रहा है? ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है स्टूडेंट। यहाँ ब्लू कलर है, ब्लू से ग्रीन हो गया। तो मैंने कौन सी रिएक्शन की है? ये कोई रिएक्शन लिखी है मैंने, केमिकल चेंज, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। देखो हमने क्या किया, यहां पर मैंने एक आयरन का नेल है मेरे पास। ये क्या है? आयरन का फार्मूला, आयरन का नेल है मेरे पास। ये जो अंदर दिख रहा तुम्हें, ये मैंने डिप कर दिया स्टूडेंट। ये एक सोल्यूशन है मेरे पास किस चीज का? यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है स्टूडेंट, एक्वस। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है। अगर केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो कॉपर सल्फेट को आप पानी में डिसॉल्व करना, वो ब्लू कलर का एक होगा, ब्लू विट्रोल कहते हैं कॉपर सल्फेट को। नीला नीला वो होता है। पहले तुमने नील देखा? नील पहले कपड़े धोने के काम आता था, एक नीले रंग का था वो। तो वो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। इसमें तुमने आयरन का नेल डाल दिया स्टूडेंट, तो आपका क्या हुआ? हाँ बोलिए, कोई डाउट? तो आपने क्या किया स्टूडेंट कि आयरन का एक नेल लिया, उसका सिंबल है FeS। आपने डाला कॉपर सल्फेट में स्टूडेंट्स, एक्वस। ये ब्लू कलर का होता है। और आपने देखा कि धीरे धीरे ये ब्लू कलर खत्म हो गया, फेड होता गया और एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन गया। ये देख रहे हैं ग्रीन कलर स्टूडेंट। क्या हो गया? रिएक्शन हो गई है, फेरस सल्फेट बन गया और आयरन और फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया। लो कॉपर का क्या कलर होता है स्टूडेंट? ग्रे। तो आयरन के नेल का कलर चेंज हो गया। देखो आयरन का जो नेल है, ये कॉपर कहां पर आ गया? ये आयरन के नेल पे आ गया। देख रहे हैं आयरन के नेल के ऊपर कोई ग्रे कलर आ गया, ग्रे कलर, वो कॉपर है, कॉपर डिपॉजिट हो गया। ये कॉपर डिपॉजिट हो गया किसके ऊपर? आयरन नेल के ऊपर। तो एक रिएक्शन हो गई स्टूडेंट, यहाँ पे केमिकल चेंज हुई है। ये केमिकल चेंज हुई है, ये ब्लू कलर का था, ये ग्रीन कलर था। और आयरन का भी देख रहे हो तुमने क्या हुआ है कि आयरन के ऊपर एक
कॉपर की लेयर, कॉपर की लेयर आ गई है, कॉपर की लेयर है, ये देख रहे हो एक तरीके से बहुत ही शाइनिंग ग्रे कलर है, शाइनिंग ग्रे कलर है, तो ये ग्रे कलर का है। तो इस तरह से कलर चेंज होते हैं तो भी हम कह सकते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। और क्या होता है स्टूडेंट कि कोई गैस भी इवॉल्व हो सकती है, और चेंज इन टेम्परेचर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट। बहुत सारी रिएक्शंस हम करते हैं, वो देखते हैं, वो जैसे मैंने इसमें इसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे हीट भी निकलती है। बहुत सारी रिएक्शन मैं करता हूँ उसमें हीट भी निकलती है स्टूडेंट, हीट निकलती है। देखो हीट निकलती है, जैसे मैं कंबस्शन करता हूँ, जैसे आप अपने डोमेस्टिक गैस है आपके घर में, जो गैस है उस चूल्हे पे चलाते हो स्टूडेंट, उसे क्या होता है, नेचुरल गैस आपने सुनी है, सीएनजी सुनी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सुनी है, एलपीजी। आप आपके घर में एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको आप जलाते हो तो कितनी हीट निकलती है, उसी से आप अपना खाना बनाते हो, हीट निकलती है, हीट निकलती है। तो केमिकल रिएक्शंस में हीट निकलती है स्टूडेंट्स, बहुत सारी रिएक्शन में। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट निकलती है उन्हें क्या बोला जाता है स्टूडेंट केमिस्ट्री में, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखो ये कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं स्टूडेंट जिनमें हीट निकलती है। तो देयर आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। तो हीट निकलती है जिन रिएक्शन में स्टूडेंट, उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे भी हीट कुछ निकलने वाली है, ये गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा जब ये रिएक्शन होगी, ये फ्लास्क गर्म हो जाएगा, इसको हाथ लगाओगे तो गर्म दिखेगा। देखो आपके पास था क्विक लाइम, ये क्या है, क्विक लाइम CaO, आपने इसको पानी के साथ मिला दिया स्टूडेंट, तो ये बनाता है लाइम वाटर, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें मिलती है स्टूडेंट हीट निकलती है बहुत सारी, गर्म हो जाता है ये। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एग्जांपल मैंने दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, इस रिएक्शन में हीट निकली है स्टूडेंट, हीट निकली है। ये चूना जिसे तुम सफेदी करते हो घर का, वो है, उसमें डालते हो तो देखो बहुत हीट निकलती है, बहुत बबल्स निकलते हैं, इसी को तुम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हो दीवारों के ऊपर। बाद में ये एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बनाता है, जिसकी व्हाइट लेयर आपके दीवारों पर आ जाती है। तो व्हाइट वॉशिंग कहते हैं, व्हाइट वॉशिंग जब आप करते हो तो ये क्विक लाइम का यूज होता है। ये रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होती है स्टूडेंट, इसमें बहुत हीट निकलने वाली है। तो इसका मतलब जब हीट निकलेगी तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा स्टूडेंट, ये गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ऐसी भी रिएक्शन होती है स्टूडेंट जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो इनमें स्टूडेंट हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे मैं कहूं कि ये पोटेशियम क्लोरेट है, ये हीट लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा स्टूडेंट, 2KCl और 3O2, इस तरह से इसने हीट एब्जॉर्ब कर ली स्टूडेंट। ये सॉलिड है, ये गैस बन गई, ये सॉलिड था, तो तुम देख रहे हो इसने हीट एब्जॉर्ब करी तो ये रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई स्टूडेंट। यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है, हीट एब्जॉर्ब हुई है, इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर हीट निकली है स्टूडेंट, इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो रिएक्शंस में होती हैं, उनमें कलर चेंज हो सकता है, देखा ऊपर कलर चेंज हो गया, ये इसका मतलब रिएक्शन हुई है। फिर हमने कहा कि स्टेट चेंज हो गई, कोई चीज सॉलिड की लिक्विड बन गई है, यहाँ पे आयरन सॉलिड था भैया, ये तो सोल्यूशन बन गया है, ये सोल्यूशन है। और यहाँ पे कॉपर सॉलिड में आ गया, सॉलिड में आ गया, इसके अंदर तो कॉपर आयंस थे सोल्यूशन की फॉर्म में। तो कोई स्टेट भी चेंज हो सकती है स्टूडेंट, कोई कलर भी चेंज हो सकता है, कोई गैस भी निकल सकती है, गैस भी निकल सकती है। यहाँ पे गैस निकली है, सॉलिड था, यहाँ गैस बाहर आ गई, ये गैस है, ऑक्सीजन। देखो एक एक्सपेरिमेंट हम दिखा रहे हैं आपको, जो ये प्रूव करेगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखे, कितने कैरेक्टरिस्टिक लिखे स्टूडेंट, मैंने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, यहां देख रहे हैं आप कितने लिखे मैंने, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, कितने लिखे मैंने, बताओ, बोलो। 4 4। बताओ पढ़ के कौन कौन से हैं,
So change in state, change in color, revolution of a gas and change in temperature. वेरी गुड आंसर गिवन, वेरी गुड आंसर। देखो आप मेरे साथ इंटरेक्ट करिए, आंसर देते रहिए, आपको पता होगा कि इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ये फिर आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, सब लोग इसको देखेंगे, आपका भी उसमें आ जाएगा कि आप इंटरेक्ट करते हो, क्वेश्चन आंसर पूछते हो और इस चैप्टर को समझते हो, ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आपको ऑल ओवर दी वर्ल्ड सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप ये कोर्स ले रहे हो और क्लास में अटेंड कर रहे हो, इनके नोट्स भी आपको मिलेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो आपको जो चीज नहीं समझ में आई उसी समय क्वेश्चन पूछो। और ये लाइव इंटरेक्शंस होती हैं, क्योंकि जो मेरे सारे लेक्चर लाइव होते हैं, उसमें स्टूडेंट पूरा पूरा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा मकसद है कि जो भी एनसीईआरटी में लिखा उसे डी कोडिंग करना, एनसीईआरटी को डी कोड करना, यही मेरा मकसद है कि आपको बेसिक कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, साइंस में इतना मजा आएगा कि सारी साइंस आपको अच्छी लगेगी और आप अपना साइंस में ही पढ़ेंगे। और एनटीएससी का पेपर आप दे सकते हैं और कंपटीशन कर सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं और जी का एग्जाम दे सकते हैं, सब पेपर आप दे सकते हैं। ये फाउंडेशन होती है, जहाँ पे हमारी फाउंडेशन बन जाएगी अच्छी, हमें समझ आ जाएगा, उसके बाद हम कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। तो मेहनत तो आपने करनी है, मेरे को तो, मैं तो कोच हूँ, एक तरीके से साइंस का कोच हूँ, मुझे तो साइंस पढ़ानी है आपको, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है। मेरा मतलब मेन ही मकसद है कि टू डी कोड द साइंस एंड टू एक्सप्लेन टू यू ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको सब चीजें समझ आ गई कि कैसे पता लगेगा कोई रिएक्शन हुई। आपने तो आंसर कर दिया कि भाई इनमें से कोई भी चीज हो सकती है, स्टेट चेंज हो सकती है, कलर हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, टेम्परेचर मतलब हीट हो जाते हैं, ये हीट मतलब ज्यादातर सोल्यूशन गर्म हो जाते हैं सर, इसमें हीट निकलती है, इस हीट का ही तो हम फायदा उठाते हैं। इस केमिस्ट्री में हीट का बहुत यूज है, कंबस्शन रिएक्शन का बहुत यूज है। जब से आदमी पैदा हुआ था उसे हीट की जरूरत थी, उसको आग लगाता था, आग से अपना खाना बनाता था स्टूडेंट। आपको पता है, पहले पत्थर रगड़ के आग लगाई गई, फिर लकड़ियां जलाई, फिर कोयले जलाए, इस तरह से अब तुम गैस का यूज करते हो स्टूडेंट। तो गैस क्या है, वो क्या है, नेचुरल गैस मीथेन होती है जो आप यूज कर रहे हो, एलपीजी उसमें ब्यूटेन होती है, पेट्रोल जो तुम कार में डलवाते हो स्टूडेंट्स वो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है, वो भी रिएक्शन होती है उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से हीट निकलती है, तो वो एनर्जी निकलती है जिससे आप अपना अपना काम कर लेते हो। एनर्जी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं खाना खाता हूँ तभी तो पढ़ा रहा हूँ आपको। खाने में ग्लूकोज है, तुम्हें मैंने बताया ग्लूकोज रिएक्ट कर जाता है जो मैं रेस्पिरेशन करता हूँ। और जो प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, वो भी तुम्हें पता है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। जानवर और इंसान तो खाना मतलब अपना बना सकते हैं, प्लांट्स कैसे बनाएंगे, वो नेचुरल प्रोसेस है, सनलाइट गिरती है उनके ऊपर, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होती है और क्लोरोफिल एक ग्रीन टाइप का सब्सटेंस होता है प्लांट्स में, वो उसे कैटलिस्ट कहते हैं, उससे एक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वो यूज कर लेते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं ना, पौधे पेड़ों को मत काटो क्योंकि फिर पोल्यूशन हो रही है बहुत ज्यादा, कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपको पता है कि नेचुरल रेन फॉरेस्ट होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें बहुत सारे लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं और वो बहुत सारा कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन को ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से ये ले लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं। तो प्लांट्स हमारे लंग्स हैं, ट्रीज जो है हमारे लंग्स हैं, उन्हें हमें नहीं काटना, उन्हें और लगाना है। अब वो आपको समझ में आई। अब यहाँ पर मैंने देखो एक रिएक्शन किया स्टूडेंट, ये देखो एक कॉनिकल फ्लास्क मैंने लिया है, उसके ऊपर मैंने लगा दिया कॉर्क है, ये कॉर्क होता है स्टूडेंट, और ये कॉनिकल फ्लास्क मैंने लिखा हुआ है, तो कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर मैंने जिंक डाला है, जिंक के ग्रेनुअल्स डाले हैं, जिंक देखो Zn एक सॉलिड की फॉर्म में होता है ऐसे, उसके ग्रेनुअल्स मैंने डाले हैं इसके अंदर जिंक के स्टूडेंट्स। और ऊपर से मैं डाल रहा हूं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देखो यहाँ पे इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अब देखो ये जिंक का मेटल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, किससे रिएक्ट कर जाएगा, जिंक ने क्या किया स्टूडेंट्स, ये सॉलिड था और मैंने डाला H2SO4, ये लिक्विड था, एक्वस था, मतलब इसमें पानी भी था और वो भी था। एक्वस जब मैं लिखता हूं इसका मतलब ये पानी में डिसॉल्व्ड है, H2SO4 लिक्विड है ये, इसके साथ ही ये रिएक्ट कर गया, तो इसने क्या बनाया, जिंक सल्फेट। ये भी एक्वस का मतलब लिक्विड फॉर्म में है और हाइड्रोजन की गैस बन गई स्टूडेंट H2G, देख रहे हो, जी जब मैं लिखता हूं ये गैस बन गई स्टूडेंट, गैस, तो इसमें से गैस निकलने वाली है, कौन सी गैस निकलने वाली है, हाइड्रोजन गैस। देखो तुमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं? यस सर। कैसे करोगे बताओ फिर?
तो पॉप साउंड। अरे वेरी गुड, मतलब मैच स्टिक लगाते ही पॉप साउंड निकलता है, वाह भाई वाह। क्या नाम है तुम्हारा? सो माधव। हाँ, तो ये पॉप साउंड से बंद कर जाता है, पॉप साउंड से तुमने कहा बर्न कर जाएगा, तो ये पॉप साउंड आएगा, फटक से ऐसे पटाखा सा बोलेगा और इसको ये बर्न कर जाएगा, इग्नाइट कर सकते हैं। मैच स्टिक से इग्नाइट करेंगे तो भैया ये पता लग जाएगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हो जाता है, बहुत आसानी से पता लग जाता है। ये हाइड्रोजन गैस इज ए हाईली कंबस्टेबल मटेरियल और फ्यूचर फ्यूल यूज होने वाला है स्टूडेंट्स। ये जब पेट्रोल और सब खत्म हो जाएंगे तो हाइड्रोजन का फ्यूल का यूज होगा। आदमी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि ये कंबस्टेबल मटेरियल है, इसको स्टोर करना और इसको रखना बहुत मुश्किल है, और कहाँ से ले जाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्शन जब हुई तो क्या क्या चेंज हुई है, देखो जिंक सॉलिड था, ये एक्वस में चले गया और एक गैस निकली है हाइड्रोजन गैस। तो इसके हाइड्रोजन गैस के बबल्स हमें मिलेंगे, जो इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस मिली। तो जब कभी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी स्टूडेंट, ये सारी ही चीजें में से कोई भी हो सकता, यस और नो, समझ में आया? अच्छा, Yes, यहाँ sir. तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. और नहीं सर। आगे चलते हैं, और बहुत मजेदार चीजें हैं इसमें, बहुत बढ़िया कोर्स है। मैं बहुत क्लासेस लेता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो सब स्टूडेंट मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्विज, हम क्विज भी खेलते हैं स्टूडेंट्स के साथ। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का क्विज होता है, और स्टूडेंट मेरे जो है 99% मार्क्स ले रहे हैं क्विज में। वो दो गर्ल्स ने, एक आने और विधि ने 99 और एक ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हासिल किए थे, क्विज दिया था मैंने। तो क्विज हमारा हुआ था, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था। तो इसलिए इंटरेक्ट करते रहिए, बहुत ही मजेदार मतलब कोर्स चलने वाला है। देखो अब केमिकल इक्वेशन पता लग गई क्या होती है, इसे लिखेंगे कैसे। इक्वेशन ही होती है जब हम सिंबल्स और फॉर्मूले को लिख देते हैं, सिंबल्स और फार्मूले को लिख देते हैं स्टूडेंट, जब कोई सिंबल और फार्मूले को लिख देते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम ये कह रहे हैं कि हमने कहा कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की। यहाँ पे देखो मैंने कहा वर्ल्ड में मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, मतलब रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इसको सिंबल्स में और केमिकल फार्मूले में। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन, ये क्वेश्चन आ गया। तो आपने क्या आंसर लिखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूला of the reactants and product is known as a chemical equation students। समझ में आई कि अगर मैं लिखूं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसकी बजाय इनके सिंबल्स लिख दूं, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का O2 और इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, तो ये केमिकल इक्वेशन बन गई। क्या बन गई स्टूडेंट? केमिकल इक्वेशन। तो हम हमेशा केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, बनता है पानी, इसकी इक्वेशन बनानी है, इनके सिंबल्स मैंने लिख दिए, सिंबल्स लिख दिए, तो ये बन गई इक्वेशन। तो ये है केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट, मतलब किसी भी चीज के सिंबल्स और फॉर्मूले से मैंने उसको लिख दिया तो वो क्या बनेगी? केमिकल इक्वेशन। लेकिन यहां पर देख रहे हो ये अनबैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड है स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट बताए अनबैलेंस्ड क्यों है, बताओ कि अनबैलेंस्ड क्या होता है? So the number of atoms on the right is not equal to the number of atoms on the left. Very good answer given. Give me your name. So Madhav. माधव, तुमने इतना सही आंसर दिया कि यहाँ पर देखो मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीजन दो, मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन एक, तो ये अनबैलेंस्ड है। तो नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड। तुम कह रहे हो अनबैलेंस्ड है क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड होती है स्टूडेंट्स, एक राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट तुमने कहा रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है, और राइट हैंड साइड पे तुमने कहा प्रोडक्ट्स को लिखा जाता है सर, और इसके बीच में एरो लगाई हुई है। इसी तरह केमिकल रिएक्शन हम बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड है। तो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे होने चाहिए इक्वल, इसी को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन क्यों करना चाहते हैं बताओ फिर इसका आंसर, क्यों किसी इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं So बताओ? conservation of mass, law of conservation. ठीक है, और कोई स्टूडेंट बताओ क्या कह रहे हैं बाकी स्टूडेंट?
सबका आंसर सेम है कि डिफरेंट है? बोलो अपना आंसर। और कौन है हमारे साथ स्टूडेंट, आंसर करो, यस और नो, डू यू एग्री? बोलो। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ मैंने लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का बेस है, बैलेंस करनी पड़ती है हर इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि जो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स हैं रिएक्शन होने से पहले और बाद में जो प्रोडक्ट बन जाते हैं बराबर होना चाहिए। कोई भी चीज हो रही है, कोई डिसअपियर नहीं हो सकती, कोई नई चीज आ नहीं सकती, तो मास जो होता है वो कंजर्व रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मैं देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको मैं रेड पेन से ले लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हारे जो नोट्स होते हैं उनमें तुम कलर्ड पेन्स का यूज करो, बहुत रंग डिफरेंट कलर्स का, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें रेड कलर से, ग्रीन कलर से, येलो से मार्क करके रखो, याद करने में आसानी होगी। हम ये कह रहे हैं जब रिएक्शन होगी तो ये रिएक्टेंट्स का सम जो है वो प्रोडक्ट्स के बराबर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि इसका ज्यादा सम होगा, मास हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा? कोई चीज, कोई भी अगर एटम्स लेफ्ट साइड पे थे जितने, उतने ही राइट साइड पे होने चाहिए इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड, देन द इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, बैलेंस करना है स्टूडेंट इक्वेशंस को, कोई भी इक्वेशन है इट मस्ट बी बैलेंस्ड। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा आयरन रिएक्ट्स विद वाटर Fe3O4 प्लस H2, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है स्टूडेंट्स? नो सर। नो सर। क्यों? इसमें एटम्स आयरन का एक है, इसमें 3 है, और इसमें बैलेंस कैसे हो गई? फिर बैलेंस का मतलब नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल। So according to law of conservation of mass, number of atoms can be created nor be destroyed in a chemical reaction. According to the law of conservation of mass, no atoms can be created or destroyed. Atom ना तो create कर सकता हूँ ना destroy कर सकता हूँ। तो number of atoms should be same on left and on the right hand side, or in other words, total mass of the product is equal to total mass of the reactant in a chemical reaction. अब ये इक्वेशन कह रहे हो जी बैलेंस नहीं है सर, मैंने ये इक्वेशन लिखी, ये बैलेंस नहीं है स्टूडेंट्स। तो हाउ टू बैलेंस, कैसे करेंगे बैलेंस? तो हम क्या यूज कर रहे हैं, देखो यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या कह रहे हैं कि जो कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटम्स हैं उसको पहले लेंगे। सबसे ज्यादा एटम किसमें है स्टूडेंट, बताओ? सर Fe3O4। Fe3O4 में, तो इसमें 3 Fe हैं, इसमें कितने हैं? एक, तो इसको 3 कर देता हूं, ये 3 थे, मैंने इसको 3 कर दिया, अब आयरन बराबर हो गया। ऑक्सीजन इसमें 4 है, इसमें कितने हैं? एक, तो इसको 4 कर देता हूं, अब कितने हो गए? 4, 4 इंटू 2 8 हो गए हाइड्रोजन। तो यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, कितने मुझे चाहिए? 8, तो इसको ऐसे कर देता हूं। क्या अब ये बैलेंस है? यस सर। तो अब मैंने आपको बताया कि हमें कोई भी इक्वेशन जब होगी केमिस्ट्री में उसे बैलेंस करना है, और कैसे बैलेंस करना है कि भाई जो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं वो राइट हैंड साइड के बराबर हमें करने हैं स्टूडेंट। इसी को कई मेथड्स होते हैं, लेकिन हम हिट एंड ट्रायल का यूज कर लेते हैं, जो कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटम्स होते हैं उसका यूज कर लेते हैं, और फिर हर एटम को दूसरी साइड बैलेंस करना है। हम ये कोई नंबर लगा सकते हैं, मान लो किसी में फ्रैक्शन आ जाती है 1/2 आ जाती है जैसे, या 3/2 आ जाती है, ऐसी कोई फ्रैक्शन आ जाती है, तो फिर बाद में हम सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा उससे? सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये 2/2 खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से वो फिर हम होल नंबर्स, मतलब कंप्लीट नंबर्स हमें मिल जाएंगे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। बात में समझ में आई? यस और नो? यस सर। तो ठीक है, आज का सेशन यहाँ खत्म हो रहा है, मेरी एक और क्लास चलेगी तुम्हारे बाद जिसमें मुझे पढ़ाना है। अभी तक किसी को कोई डाउट रहा है इसमें? नहीं सर।
ठीक है, आप हमारे जो भी वीडियोस हैं ये रिकॉर्ड हो जाएगी और उसके बाद हम आपको भेज देंगे, आप इनको शेयर करिए और अपने और भी फ्रेंड्स को लाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम और भी लेक्चर नंबर 2 जो होगा वो आगे, उसमें हम इससे नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे और भी बताएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और क्विज भी खेलेंगे आपके साथ। तो फिर मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। देखो अब आपको पता ही है कि मेरा लिंक ऑलरेडी मिला हुआ है आपको। यस सर। तो आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत पढ़ा रहा हूँ साइंस वगैरह, तो आप मेरे को बात कर सकते हैं। और मेरे जो भी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी मैं आपको भेज दूंगा, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं हमारे कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और लर्न कर सकते हैं सारी केमिस्ट्री को खेल ही खेल में। हमारा जो है वो गेम, हमारा जो लेक्चर होता है वो बस एक गेम होती है, प्ले होती है, क्विज खेलो, केमिस्ट्री खेलो, आराम से मजे से पढ़ो और बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में पढ़ो। तो कोई भी हमें मतलब डिफिकल्टी नहीं है, डाउट नहीं है, आराम से हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, एंड बाय बाय, माय बेस्ट विशेस टू यू। ठीक है, Thank you. ओके ओके सर। ओके।